हर बार मैं ही हाँ हाँ सर आ गए आ सर आ गए। गए। बाद में सुनाना। सर आ गए। बच्चे नहीं आएंगे अब, नहीं बच्चे भी हैं। ओके, हेलो हेलो। यस सर। हाँ कुछ नेट की प्रॉब्लम थी है ना। सो चलो ठीक है। टू पैराबोलिक आर्च की ये प्रॉब्लम कर रहे थे, ठीक है। शायद इतना मैं एक्सप्लेन कर चुका था कि यार फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा, एल एंड आपको एच गिवन है, ठीक है। तो यहाँ अगर हमें पता है कि यार यूडीएल थ्रू आउट द स्पैन होता है, तो वैल्यूज आती है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8h, ठीक है। ये हमने किया था डेरिवेशन, इफ यू रिमेंबर, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8h, है ना। तो अगर हाफ पर लग रहा है तो क्या होगा, हाफ को सिमेट्रिसिटी मेंटेन करने के लिए सेकंड साइड भी अगर आप बनाओगे तो क्या होगा, 2h आ जाएगी वैल्यूज, और 2h इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8h, तो h इज इक्वल टू हाफ ऑफ डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8h, ठीक है। यहाँ से h की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। जब h की वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लोगे, वर्टिकल रिएक्शन फाइंड आउट कर लोगे, तो फिर आपको मूवमेंट एट x डिस्टेंस निकालना है। कि मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट के लिए क्या करेंगे, x डिस्टेंस पे मूवमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। x डिस्टेंस पे मूवमेंट क्या होगा, ड्यू टू दिस रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड यूडीएल, तीन की वजह से x डिस्टेंस पे मूवमेंट आएगा। तो वर्टिकल रिएक्शन की वजह से क्या आएगा, 375 इंटू एक्स। देन अगर हम बात करें कि यार ये यूडीएल की वजह से कितना आएगा, तो 50 इंटू एक्स बाई टू, सो दैट इज 25 एक्स स्क्वायर, एंड द डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एंड थर्ड किसकी वजह से आएगा, थर्ड हमारे पास आएगा ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वजह से कितना आएगा, दैट इज 312, यानी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय y, और y की वैल्यूज क्या होगी, बिकॉज दिस इज अ पैराबोलिक आर्च, तो y की वैल्यूज होगी 4h x l माइनस एक्स ओवर एल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे y की वैल्यूज पुट कर दी, तो आपके पास mx की वैल्यूज जो आएगी, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो दैट इज 125x माइनस 12.5x स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है किसी को डाउट? नहीं सर ये तो पहला वाला था ना। ठीक है, तो फिर मैक्सिमम बेंडिंग यस। यहाँ तक ही है नहीं, इसके बाद मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करना है, ठीक है। एंड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो आप वही करोगे, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए आप इस वैल्यूज को जीरो पुट करोगे, तो आपको मिल जाएगा कि यार x इज टू 5 मीटर पर हमें मैक्सिमम मिलेगा। x की वैल्यूज 5 मीटर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा 312.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। एंड अगर नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट की बात करें, तो यार लोड के नीचे पॉजिटिव था, सेगिंग मूवमेंट था, तो जहाँ लोड नहीं है वहाँ होगिंग मूवमेंट होगा, है ना। मैक्सिमम नेगेटिव मूवमेंट क्या होगा, तो उसके लिए वन सेकेंड इक्वेशन बना लेंगे हम फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड से जब इक्वेशन ड्रॉ करोगे तो दैट इज 125, दैट इज वी बी 125x, एंटी क्लॉकवाइज से पॉजिटिव लेंगे, माइनस 312.5 हॉरिजॉन्टल इनटू y, ठीक है। सो ये आपके पास राइट हैंड साइड से आ जाएगी फॉर नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, लोड नहीं है इस साइड तो लोड कंसीडर नहीं करना। mx की सिंप्लीफाई इक्वेशन ये बन जाएगी हमारे पास, dmx ओवर dx इज इक्वल टू 0 करेंगे, वन सेकंड x इक्वल टू 5 मीटर, x किस साइड से ले रहे थे, b से, तो b से भी 5 मीटर पर ही मैक्सिमम मिलेगा। एंड जब मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो भी 312.5 किलो न्यूटन मीटर ही होगी, ठीक है। तो दोनों साइड से आपकी वैल्यू सेम रहेगी, यहाँ से भी 5 मीटर, यहाँ से भी 5 मीटर। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कुछ ये होगा, ठीक है। अब देख लो, किसी को कोई डाउट लगे तो पूछ लो। बाकी तो वही है कंसेप्ट, ठीक है। बस कंसेप्ट क्या था कि एच और वो वैल्यूज जो फाइंड आउट करनी थी ना, जो हमें यहाँ से एच की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, ये इजी था इसलिए हमें एच निकाल लिया। थोड़े टफ होंगे तो आपको एच कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो बट आप कुछ फॉर्मूला याद रखना था कि एच की वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर सकें हम, अगर पॉइंट लोड है, अगर ये है तो, ठीक है। बार बार ये नहीं कि हम चीज़ों को सोल्व करने बैठे, कोशिश करना कि कुछ फॉर्मूला याद कर लें, पॉइंट लोड के लिए क्या होगा, यूडीएल के लिए क्या होगा, ठीक है। बस ये दो ही टाइप के हैं, तो दो टाइप के फॉर सर्कुलर आर्च एंड टू टाइप फॉर पैराबोलिक आर्च, ये दोनों चीज़ें हैं। बट जब हम मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की बात करेंगे तो उसमें दोनों लेके चलेंगे, बीम मूवमेंट माइनस एच मूवमेंट, ठीक है।
होगिंग एज वेल एज सेगिंग दोनों मूवमेंट लेके चलेंगे। बट इससे पहले जब भी हम मूवमेंट की बात करते हैं, जब एच के सॉल्यूशन के लिए, तो वो एम की वैल्यूज होती है वो ओनली सेगिंग मूवमेंट है ना। तो दोनों का डिफरेंस भी क्लियर होना चाहिए कि वो एच हमारा सेगिंग मूवमेंट है, यहाँ पर मूवमेंट टोटल मूवमेंट की बात करें, ठीक है, सेगिंग टोटल प्लस होगिंग मूवमेंट। सो दैट्स द बेसिक। सर एक बार फिर से समझा दीजिए ये वाला जब भी आपने बोला। देखो जब हम h की बात करते हैं तो h की इक्वेशन होती है, फिर रिमेंबर इंटीग्रेशन करते हैं हम एम वाई डी एक्स हाँ और वाई यस सर। स्क्वायर डी एक्स, बट वहाँ पर जो m होता है वो होता है केवल सेगिंग मूवमेंट या बीम मूवमेंट आएगा, ठीक है। वो जो हाँ होता है वो x डिस्टेंस पे हम बीम का मूवमेंट लेते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं लेते, उससे हम h कैलकुलेट करते हैं। बट जब h कैलकुलेट हो गया तब हम मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट के लिए इक्वेशन बना रहे हैं, तो उस मूवमेंट को मत यूज कर लेना, ठीक है, जो हमने वहाँ लिया। इसके लिए हमें दोबारा बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन बनानी पड़ेगी, दैट इज बीम मूवमेंट माइनस एच इंटू एच मूवमेंट इज एच इंटू वाई। तो आपको एच की वजह से जो मूवमेंट आ रहा है वो भी कंसिडर करना, ऐसा नहीं क्योंकि वहाँ पे भी आप एम एक्स ठीक है निकालोगे, सर। एक्स डिस्टेंस पे मूवमेंट निकालोगे, जब एच कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्टली उसे यूज मत कर लेना, वो अलग चीज है, वो केवल हमारे पास जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था उसके लिए है बीम मूवमेंट। जब मैक्सिमम पॉजिटिव एंड बेंडिंग पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट की बात करें तो एम एक्स आपको सारे लोड कंसीडर करना है, हॉरिजॉन्टल भी कंसीडर करना है, वर्टिकल। क्लियर रखना है ये चीज है ना। कभी कभी क्या होता है हम यस सर। डायरेक्टली उसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं ना, तो वो क्लियर रखना। ओके, तो ये इतना ही है टू हिंज आर्च में, है ना। यही आप लोगों को करना है, पैराबोलिक हो सकता है या सर्कुलर हो सकता है, सेक्शन आपका लोड आपका यूडीएल और पॉइंट लोड हो सकता है, ठीक है। इन्हीं के कॉम्बिनेशन बना के आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सो क्लियर होना चाहिए चीज़ें, ज़्यादा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट पूछ सकते हैं, ज़्यादा ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को बता सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। टू हिंज आर्च नेक्स्ट स्टेप जो इसमें होता है वो दैट इज द टेम्परेचर इफेक्ट क्या है, यानी जो कुछ चीज़ों के इफेक्ट्स इस टू हिंज आर्च पर हो क्या सकता है, पॉसिबल क्या क्या है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर इफेक्ट्स। हाँ, बट इससे पहले और किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ, नहीं तो फिर मैं अपने कंफ्यूजन स्टार्ट करता हूँ, मैं पूछता हूँ तुम लोगों से ना, इंडिविजुअल एक एक से। अगर आप नहीं पूछ रहे दैट डजंट मीन कि आपको सब समझ में आ रहा है बच्चों, मेरे लिए उसका केवल एक ही मतलब है, तुम्हें होता है ना बस ABCD कुछ भी नहीं पता पल्ले पड़ रहा और तुम बस सोच के बैठो बाद में देखेंगे, या कुछ इस टाइप के हैं आप में से जिनको थोड़ा समझ में आ रहा है और वो सोच रहे हैं कि बाद में मैं खुद से कर लूँ। बट यार क्लास है, कुछ भी है डाउट पूछ लिया करो, इट्स ओके है ना। जो भी डाउट है पूछा करो, क्लियर करा करो, तुम्हारे डाउट है वो किसी और के भी हो सकते हैं, तुम पूछोगे उसके भी क्लियर हो सकते हैं ना, तो जो भी तुम्हें लगे डाउट वो पूछ लिया। सो अभी तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके नो सर। चलो ठीक है, फिर निकलते हैं आगे। नेक्स्ट इज टेम्परेचर इफेक्ट। अब टेम्परेचर का इफेक्ट्स क्या होगा टू हिंज आर्च पे, ठीक है। तो जैसे ही हम टू हिंज आर्च पे टेम्परेचर इफेक्ट्स की बात, जैसे हम टेम्परेचर इफेक्ट्स की बात करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, इंक्रीज करूंगा तो क्या हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यूज पे कुछ इफेक्ट होगा, सोचो इस बात को। होगा कोई इफेक्ट? जैसे आप यस इसके सर। इसके इसमें टेम्परेचर इफेक्ट्स, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इसकी टोटल लेंथ वो इंक्रीज होना, इंक्रीज होगी, ठीक है। इंक्रीज यस यस होगी, सर। सर। इंक्रीज होगी तो फिर क्या होगा, ये पॉइंट अगर मैं लेट्स फ्री कर दूं इसे ना, अगर मैं फ्री कर दूं या फिर यहाँ रोलर लगा दूं तो क्या होगा, वो ट्राई करेगा कि इस डायरेक्शन में मूव कर जाए। दिस इज द यस सर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो कोशिश करेगा कि यार एक्स डायरेक्शन में मूव कर जाए, तो वो जो डिफ्लेक्शन होगा ड्यू टू दिस टेम्परेचर है ना, तो वो डिफ्लेक्शन को जीरो करने का, यानी क्योंकि यहाँ हिंज है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं, तो वो जो डिफ्लेक्शन हो रहा था जब रोलर लगाया था उसको जीरो करने के लिए ही यहाँ जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या करती है, जो भी डिफ्लेक्शन आ रहे हैं उनको जीरो करती है, ठीक है। सो ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि यार ये डिफ्लेक्शन को जीरो करने के लिए कितनी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, ठीक है। वो इफेक्ट होगा टेम्परेचर का ऑन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। क्लियर है? तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि यार हम एक सेकंड, ओके,
इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि यार देखो ये हमारा पैराबोला है, पैराबोला में क्या होगा, कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी जब भी हम लोड लगाएंगे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम इस सपोर्ट को रोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन थी उसको हमने लिख दिया आर, ठीक है, जो भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है। अब एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जैसे ही टेम्परेचर राइज कर रहा हो तो यहाँ पे समथिंग इसमें जो हमारा बी सपोर्ट है वो B1 पर शिफ्ट हो जाए। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे ये डिफ्लेक्शन इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, तो लेंथ इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं तो ये मूव करेगी। तो ये क्या कर रहे हैं, हमने ये रोलर इसलिए कन्वर्ट किया कि यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन पॉसिबल हो जाए। बट ये जो डिफ्लेक्शन पॉसिबल हो रहे हैं, लेट्स से अल्फा एल टी ना, अल्फा एल टी जो पॉसिबल है उतनी ही रिएक्शन, यानी ये अल्फा एल टी जितना है, अगर ये हिंज सपोर्ट होता तो यहाँ पे एच की वजह से ये पॉसिबल नहीं था। तो हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन असाइन कर रहे हैं। वो क्या करेगा, वो इस डेल्टा को जीरो करेगा। तो इस डेल्टा जो भी अल्फा एल टी आ रहा है या डेल्टा आ रहा है, उसको जीरो करने के लिए जो भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आप फाइंड आउट करोगे वो इफेक्ट होगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन पे टेम्परेचर। कि एक्स्ट्रा आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है, एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको जीरो करना है या फिर वो डिफ्लेक्शन नहीं हो, उतनी ही हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इंक्रीज होती है, ठीक है। तो आपने क्या करा, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ रोलर लगा दिया, रोलर की वजह से डिफ्लेक्शन कैलकुलेट किया, और डिफ्लेक्शन जीरो करने के लिए कितनी हॉरिजॉन्टल आपको रिएक्शन चाहिए वो फाइंड आउट किया। तो सिंपल मेथड है। कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं ये क्लियर है आप सबको? ये तीन फिगर जो मैं बता रहा हूँ, हमने रोलर में कन्वर्ट किया, यस सर। डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लिया, एंड हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगा के आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। हमने हेलो, क्लियर है अभी? यस सर। यस सर। ओके, सो कर क्या रहे हैं, हम रोलर लगा रहे हैं, रोलर से डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करें, इतना डिफ्लेक्शन पॉसिबल होता है ना, और उस डिफ्लेक्शन को जीरो करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगाएंगे। यार ये कितना हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगाएं कि डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, तो डिफ्लेक्शन जीरो मतलब वापस हिंज बन गया ये। तो कंसेप्ट ही लगा रहे हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं, हम इस टोटल स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं, उससे पहले हम मूवमेंट फाइंड आउट करें। मूवमेंट ड्यू टू द एक्स डिस्टेंस पे मूवमेंट क्या होगा, जब लोडिंग एक्सटर्नल लोडिंग नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो मूवमेंट क्या होगा, h इंटू वाई, माइनस में लेके चल रहे हैं बिकॉज दैट इज अ हॉगिंग मूवमेंट, ड्यू टू द h द मूवमेंट इज हॉगिंग मूवमेंट, सो एक्स डिस्टेंस पे मूवमेंट क्या होगा, दैट इज h इंटू वाई, ठीक है। कोई ये सर वर्टिकल, रूम टेम्परेचर पे, ये इफेक्ट आपका टेम्परेचर के बाद है ना, जब टेम्परेचर टेम्परेचर के के बाद बाद का है। एच डेवलप होगा तब, है ना। यानी नॉर्मल अगर ये आपके पास है 2 हिंज आर्च है, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी बच्चों, ठीक है, होगी बट आप सेल्फ वेट अभी तक कंसिडर नहीं करते। जब डिजाइनिंग करोगे तो सेल्फ वेट की वजह से हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी, बट हम ओनली एक्सटर्नल लोड की वजह से रिएक्शंस की बात करते हैं। जितनी भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो भी रिएक्शंस की बात करते हैं ओनली एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से करते हैं। तो अगर एक्सटर्नल लोडिंग की टर्म्स में देखा जाए, कोई लोड नहीं है, तो जब जीरो होगा सारी रिएक्शन, बट जैसे ही टेम्परेचर राइज करूंगा ये मूव करने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। सो मूवमेंट एट एक्स क्या हो जाएगा, h इंटू वाई, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी कितनी हो जाती है, स्ट्रेन एनर्जी आपको पता है mx स्क्वायर ds ओवर 2ei होती है, ठीक है। mx स्क्वायर, mx की वैल्यूज यहाँ कैलकुलेट कर ली, वो पुट कर देंगे, ठीक है। तो h स्क्वायर वाई स्क्वायर ds ओवर 2ei हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये स्ट्रेन एनर्जी है तो बाय कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि h के डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ d स्ट्रेन एनर्जी को मैं डिफरेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू h, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू h, तो यहाँ आ जाएगा 2h वाई स्क्वायर डी एस ओवर 2a, ठीक है। h हमारा अब ds के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, ठीक है, h बाहर लिया है तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर डी एस ओवर ये, ठीक है, वाई स्क्वायर डी एस ओवर ई आई, h इंटू वाई स्क्वायर डी एस ओवर ई आई, तो ये डेल्टा था, और डेल्टा ड्यू टू द टेम्परेचर कितना होगा, दैट इज अल्फा एल टी, ठीक है। अल्फा एल टी इज इक्वल टू दिस, यहाँ से h कैलकुलेट करूंगा, दैट इज अल्फा एल टी डिवाइड बाई वाई स्क्वायर डी एस ओवर ई आई, ठीक है। अगर ई आई कॉन्स्टेंट है, वैसे 99% मैंने बोला रखा है आपको कि ई आई कॉन्स्टेंट ही रहता है ना, कोई उसमें 99 नहीं तो 100 ही मान के चलो, ई आई कॉन्स्टेंट ही रहता है हम लोगों को, तो ई आई को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। ई आई अल्फा एल टी ओवर वाई स्क्वायर डी एस, ठीक है। अब यहाँ पर केवल वाई स्क्वायर डी एस पुट करना है आपको और आपको एच मिलता जाए,
यहाँ तक क्लियर है? तो अभी हमने ये नहीं लेके चले कि यार हमारा आर्च सर्कुलर है, पैराबोला है, ठीक है। अभी तो हमने कॉमन लेके चले, 2 हिंज आर्च है, उसमें टेम्परेचर राइज की वजह से ये इफेक्ट्स हो। अब हम लेके चल लेते हैं दो कंडीशन है हमारे पास, एक सेमी सर्कुलर आर्च हो, एक पैराबोलिक आर्च हो। तो अगर सेमी सर्कुलर आर्च हो तो वाई की वैल्यूज क्या होती है, आर साइन थीटा होती है, जो हमने कई बार की। आर साइन थीटा करके 0 to π/2 करके 2 टाइम्स कर रहे हैं ये सिमेट्रिसिटी की वजह से। तो आर डी थीटा यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो वाई स्क्वायर डी एस की वैल्यूज आ जाएगी πr³/2, ठीक है। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो हमें एच मिल जाएगा, ठीक है। एच की वैल्यूज आ जाएगी 4 EI अल्फा टी ओवर πr²। सो कभी कभी ये तुम्हें ये होता है ना, 2 पार्ट आते हैं 6 नंबर में, ये करा सकता है टेम्परेचर का इफेक्ट। और अगर आपसे बोला जाए कि पैराबोलिक 2 हिंज आर्च में क्या होगा, तो वही फॉर्मूला है वाई स्क्वायर डी एस की, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी क्योंकि वाई की वैल्यूज पैराबोला के लिए डिफरेंट होती है। दैट इज 4hx ओवर एल स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स। वो वैल्यूज पुट करके देख लेंगे, इसका स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करोगे स्क्वायर करके, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 8/15 एच स्क्वायर है। आप ये वैल्यूज पुट कर दोगे तो एच की वैल्यूज ये होगी। एक बार देख लो, ठीक है। किसी स्टेप में डाउट लगे तो पूछ लो बच्चों। मैं फर्स्ट पेज से स्टार्ट कर देता हूँ, है ना, यहाँ से देख लो, कहीं तुम्हें डाउट लगे सर ये स्टेप कैसा है तो पूछ लो। हमने क्या किया, स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट की और एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो एच के डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन हो रहे थे, कौन से डिफ्लेक्शन थे, डिफ्लेक्शन हमारे थे एच के डायरेक्शन में डेल्टा, जो टेम्परेचर की वजह से आया था, दैट इज अल्फा एल टी, ठीक है। तो वो उसके इक्वेट कर दिया। यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करना से लेके ये पूरा दिन। सर जो mx है, mx इज इक्वल टू hy, तो जो mx है ना उसमें सब वर्टिकल लोड्स भी कंसीडर हुए हैं। बेटा ये इफेक्ट कौन सा देख रहे हैं हम, ओनली इफेक्ट देख रहे हैं ड्यू टू द टेम्परेचर। तो वर्टिकल लोड असाइन ही नहीं किया हमने, है ना। अब अगर किसी भी प्रॉब्लम में अगर मैं वर्टिकल लोड असाइन कर दूं, सुनो मेरी बात, है ना, अगर मैंने यहाँ वर्टिकल लोड असाइन कर दिया सेंटर में, तो वर्टिकल लोड की वजह से एच की वैल्यूज क्या आएगी तुम्हें पता है, हमने अभी किया था इस पिछली क्लासेस में, है ना। हाँ। तो वर्टिकल लोड की वजह से कितनी आएगी, और उसी में टेम्परेचर चेंज कर दिया कि यार 50 डिग्री चेंज कर दिया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा वो भी सम कर दूंगा। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की टोटल वैल्यूज क्या हो जाएगी, लोडिंग का तो हम पढ़ चुके, प्लस ये इसका इफेक्ट भी हमने चेक किया, हाँ। क्या टेम्परेचर की वजह से इतना इंक्रीज हो रहा है, ये अमाउंट उसमें सम कर देंगे अगर अगर आपके पास लोडिंग भी गिवन है, समझ रहे हो। इज इट क्लियर? और सर ऐसा आ सकता है एग्जाम में कि लोडिंग भी होगी और बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है। आपके आपको एक प्रॉब्लम दे दी जिसमें पर्टिकुलर लोडिंग लगा रखी है, आपसे पूछी कि यार हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बताओ, आपने बता दी, उसमें सेकंड पार्ट दे दिया कि अगर टेम्परेचर हम 50 डिग्री या 60 डिग्री राइज कर दें तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पे क्या इफेक्ट होगा, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बेटा ये है ना, अभी अभी एक ही पार्ट डिस्कस किया हमने, ऐसे 4 पार्ट है ना, यानी 4 इफेक्ट्स होते हैं, 3 इफेक्ट्स होते हैं जो 2 हिंज आर्च पे होते हैं, तो वो तीनों को कंबाइंड करके भी दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें जो 12.5 में अगर आपसे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पूछी तो आपने फॉर्मूला याद कर लिया, लेते हैं WL²/8H होगा। अब वो तो तुम्हें पता है, वो तो एक लाइन में हो गया, तो फिर वो क्या करेगा, वो तो 3-4 चीजें पूछेगा ना, या तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ ले या फिर इन सब का इफेक्ट्स पूछ ले, है ना। तो ये यस पूछे सर। जाते हैं, और ये जब आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कभी कभी, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन 2 हिंज आर्च। हाँ हाँ कोई और पूछ रहा था शायद। जो तो फिर mx क्या होगा, मतलब mx कहाँ से लेंगे? बच्चा mx h इंटू वाई, हम ये हॉरिजॉन्टल इनका दोनों को मुझे अलग अलग लेके चलो, एक कंबाइंड मत करना, समझ रहे हो। हम पॉइंट लोड की वजह से और इन दोनों को कंबाइंड नहीं नहीं करें। समझ में आ रहा है। यानी अगर आपके पास देखो लोडिंग है, लाइक आपके पास अगर इसमें लोडिंग लग रही है, ठीक है, ये W लोड लग रहा है, तो आप W की वजह से पता है मुझे 8 WL²/8H, ठीक है। H की वैल्यूज हमें पता है W की वजह से क्या है, पता है तुम लोगों को, WL²/8H यस होता है, सर। 8H नहीं होता है, पॉइंट लोड है तो कुछ और आता है, फॉर्मूला डिराइव किया था, UDL है तो 8H होता है ना। सो अगर H की वैल्यूज ड्यू टू द लोडिंग मुझे पता है, एंड H की वैल्यूज जब टेम्परेचर के लिए निकालूंगा तो लोड वगैरह नहीं है, हटा दिया, ये सब हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके कि उस लोड की वजह से कितनी आ रही, समझ रहे हो। ये लोड हटा दिया, उसकी वजह से कैलकुलेट कर लिए कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ड्यू टू लोड कितना था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया।
अब ओनली टेम्परेचर, तब भी हम टेम्परेचर का ही देखेंगे, तो टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेंगे कि टेम्परेचर की वजह से कितना चेंज हो रहा है, और टोटल एच जो होगा, ठीक है, वो इन दोनों का सम हो जाएगा। टोटल एच जो मैं काउंट करूंगा, दैट इज द सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ड्यू टू द लोड प्लस हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ड्यू टू द टेम्परेचर, दोनों का सम करूंगा। तो जब टेम्परेचर का निकालूंगा तो लोड मतलब ही नहीं रखूंगा, ओनली टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, यहाँ ओनली लोड का इफेक्ट देखा, दोनों को कंबाइंड नहीं करूंगा। समझ रहे हो निकिता? यस सर। ओके, सो इसके अलावा कोई क्वेरीज? बाकी स्ट्रेन एनर्जी mx स्क्वायर ds ओवर 2ei, mx की वैल्यूज ये पुट कर दी, ठीक है। डिफ्लेक्शंस आपको पता करना है, तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, जिस भी लोड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन चाहिए उस लोड से स्ट्रेन एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज द आवर कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। तो कैस्टिग्लियानो थ्योरम आपने असाइन कर दी, dw/dh, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो h के रेस्पेक्ट में केवल ये क्वांटिटी इंटीग्रेट होगी, दैट इज 2h, ठीक है। y स्क्वायर ds ओवर 2a ये कांस्टेंट रहेगा जब h की बात करूं तो, बट जब ds की बात करूं तो h कांस्टेंट हो जाता है, इस इंटीग्रेशन को बाहर ले जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, y स्क्वायर ds ओवर ai, ठीक है, ये रिमेनिंग बचे, ये डेल्टा की वैल्यू चाहिए। जब डेल्टा आपने कैलकुलेट कर लिया तो ये पता है कि यार डेल्टा ड्यू टू द टेम्परेचर क्या होगा, दैट इज अल्फा एल टी, ठीक है। तो अल्फा एल टी आपको पता है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, अल्फा एल टी ओवर वाई स्क्वायर डी एस ओवर ई आई, ठीक है। ई आई कॉन्स्टेंट है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट द सेक्शन, तो फिर आप ई आई को बाहर ले लोगे, ई आई अल्फा एल टी डिवाइड बाई वाई स्क्वायर डी एस, ठीक है। ये आपके पास एच के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। 2 इंच की बात करें तो वाई की, बस यहाँ वाई की वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इंच की बात करें तो आर साइन थीटा होता है, और पैराबोला की बात करें तो 4hx एल स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स होता है, तो वैल्यूज पुट करके हम इंटीग्रेट कर देते हैं। सो इस टाइप से आपके एच की वैल्यूज वेरी करें। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेंडिंग मूवमेंट की बात करें, कि यार बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा ड्यू टू द टेम्परेचर राइज। बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, टेम्परेचर राइज की वजह से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट में चेंज हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट मल्टीप्लाई बाय उसकी डिस्टेंस, ठीक है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम डिस्टेंस यानी h इंटू इस सेक्शन पे ये y होगा, इस सेक्शन पे ये y होगा। मैक्सिमम जब बेंडिंग मूवमेंट की बात करूंगा तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहाँ होगा, ग्राउंड पे होगा, है ना। ग्राउंड पे होगा, कितना होगा, h इंटू दिस डिस्टेंस, यानी जितना मैक्सिमम ऑर्डिनेट होगा उतना मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा। तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है, वो कहाँ होगा, ग्राउंड पे होगा। ग्राउंड पे होगा तो ग्राउंड से डिस्टेंस कितनी होती है, स्मॉल h, h इंटू स्मॉल h, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। h ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके, स्मॉल h से मल्टीप्लाई करोगे तो ये h की क्वांटिटी जो अभी हमने फाइंड आउट की मल्टीप्लाई बाय h स्मॉल h, सो दैट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द राइज ऑफ द टेम्परेचर, ओनली ड्यू टू द राइज ऑफ द टेम्परेचर। यहाँ पे भी हम लोड कंसीडर नहीं करें, लोड की वजह से होगा वो अलग होगा, ठीक है। बट अगर राइज ऑफ द टेम्परेचर दे रखा है, लाइक आपसे पूछ ले कि यार इसमें 50 डिग्री आपने इंक्रीज कर दिया तो कितना मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू द लोडिंग आप कैलकुलेट करना जानते हैं, वहां से कैलकुलेट करके उसमें ये सम करना पड़ेगा, वो भी चेक करना पड़ेगा, बट ये अलग सेक्शन पे होगा, यानी वहाँ जो सेक्शन चूज किया उन दोनों सेक्शन पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी न्यूमेरिकल करेंगे तब डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ आती है कि यार मैक्सिमम स्ट्रेसेस क्या होगी, तो मैक्सिमम स्ट्रेसेस बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होती है, m/z होती है। z क्या होता है, I/y होता है, एंड y क्या होता है, अगर सर्कुलर सेक्शन है तो d/2 होता है, ठीक है। तो ये आपने ये वैल्यूज पुट करके इसने ये सॉल्यूशन कर रखा है, बट आप वो सिंपल समझो कि यार बेंडिंग स्ट्रेसेस इज इक्वल टू m/, होती है ना बेंडिंग इक्वेशन हमारे पास, सिग्मा बाय y इज इक्वल टू m/i, है ना। तो m/i/y कर देते थे हम, यहाँ सिग्मा बाय y था तो i/y कर देते तो z आ जाता था m/z, तो यहाँ पर m/z की टर्म्स में दैट इज i/y, ये वैल्यूज पुट कर देगा तो इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस ड्यू टू द राइज ऑफ द टेम्परेचर मिल जाएगी, यार स्ट्रेस कितनी है, ठीक है। तो ये आता होता नहीं है, ये चीज़ें कोई नहीं आती, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी होगी, मैक्सिमम ये क्या होगा, बट ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेसेस आएंगे कहाँ होगी, सेक्शन पे होगी, कौन से सेक्शन पे, मिड सेक्शन पे होगी जहाँ ग्राउंड है, क्योंकि मैक्सिमम मूवमेंट वहाँ होगा तो मैक्सिमम स्ट्रेस भी वहीं होगी, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, दैट वी हैव अ 2 इंच सेमी सर्कुलर आर्च, ठीक है, ऑफ रेडियस 10 मीटर,
is subjected to a rise of temperature of 40 degrees centigrade. Find the maximum stress due to the rise of temperature. Take E is equals to 2 into 10 to the power 5. That means this is a steel, Newton per mm square, and alpha is equals to 12 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade. The depth of the arc section is 1000 mm. ठीक है, सो आपको फाइंड आउट करना है कि यार मैक्सिमम स्ट्रेस, यही फाइंड आउट करा रहा है मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, सो आप मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड आउट करो, कुछ नहीं करना, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ड्यू टू द टेम्परेचर राइज इतना होगा। ठीक है, और कुछ दे नहीं रखा, वही है, ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं। तो पहले समझ लो ये फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया, उसके बाद ये वैल्यूज पुट कर लो, और जिसको नहीं आया वो अपने डाउट क्लियर करो। हाँ, चलो वैल्यूज पुट करो फिर। ठीक है, ये आपको गिवन है, एच की वैल्यूज अगर बात करूँ तो ई आई अल्फा टी सब गिवन है, आर सब गिवन है, बस वैल्यूज पुट करनी है, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, एच मिल जाएगा ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, एच मिल जाएगा तो मैक्सिमम मूवमेंट मिल जाएगा, एच इंटू स्मॉल एच, राइज भी गिवन है आपको। ठीक है, आर्च ऑफ रेडियस सेमी सर्कुलर है, 10 मीटर है तो राइज भी आपका 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सो इसको सर ये डेसिमल में ले सकते हैं, ये जो इन लोगों ने 384 आई अपॉन पाई इंटू 10⁻⁸ न्यूटन ले रखा है, बिल्कुल ले सकते हो। तो ये आ रहा सर 1.22 इंटू 10⁻⁻6 आई। ओके, और आई की वैल्यूज भी पुट करनी पड़ेगी। आई की वैल्यूज पुट मत करो क्योंकि m बाई जेड करोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी ऑलरेडी, इसलिए इतना आई की वैल्यूज पुट नहीं करी। तो आप जिसके पास h निकल गया तो h से मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, h इंटू स्मॉल एच, दैट इज गिवन 10। ठीक है, और जब मैक्सिमम मूवमेंट मिल गया तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगी, तो दैट इज m बाई जेड, और z इज इक्वल टू i बाई 500। वैल्यूज पुट करके देख लो आंसर क्या आ रहा है। ये वही हमने जो बेंडिंग स्ट्रेसेस पढ़ी थी ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, वहाँ ले गया। ठीक है, तो अगर बेंडिंग स्ट्रेस पूछी जाए तो याद रखना है ना, थोड़ा बहुत घुमा देते हैं तो क्लियर रहता है। इस टाइप की न्यूमेरिकल आता है हमारा। ठीक है, 2 इंच में साथ में दे देते हैं, 6 मार्क्स वो और 6 मार्क्स इनका इफेक्ट चेक करा लेते हैं। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसका फोटो क्लिक कर लेना, एक बार करके देख लेना, कुछ नहीं है, वही चीज़ें हैं, फॉर्मूला वही, डेरिवेशन है वही, फॉर्मूले हैं, बस उनमें वैल्यूज पुट करनी है, सारी वैल्यूज गिवन है, आपको वैल्यूज पुट करनी है, आपको मूवमेंट निकालना है। आई नोट आप कैलकुलेट मत करना बिकॉज अल्टीमेटली वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लास्टली बेंडिंग स्ट्रेसेस जब निकालोगे तो आई नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें ज़रूरत नहीं है आई नोट कैलकुलेट करने की, अदरवाइज BD³/12 वो फॉर्मूले लगा के आप कैलकुलेट करो। वो डिपेंड करता है कि सेक्शन किस टाइप का, सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा, तो इसमें कैलकुलेट ही मत करो, वो कैंसिल आउट ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कैंसिल आउट होके रिजल्ट आ जाए। एक बार देख लो, किसी स्टेप में कोई डाउट लग रहा है तो पूछ लो बच्चों। थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाना क्योंकि अब
कई चीज़ें हैं बीच बीच में जो कैलकुलेशन में तुम्हारे पार्ट पे छोड़ो, क्योंकि कैलकुलेशन में कुछ नहीं, वैल्यूज पुट करना है, वैल्यूज आपको गिवन है, वो वैल्यूज पुट करना है एंड रिजल्ट फाइंड आउट। कहीं कंसेप्चुअल कोई चीज़ होती है तो मैं वो डिस्कस करता हूँ, बट जो कैलकुलेशन वाली है मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि हाँ आप लोग कर लोगे। सर चलो ये वीडियोस दोबारा आज वाली भेज दोगे, बच्चे पूछ रहे हैं। हाँ 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 मैं भेज दूंगा। चलो ठीक है ना फिर, और कोई डाउट तो नहीं है? सर पीपीटी भेज दीजिएगा, बेटा पीपीटी में कल वाली भी और आज वाली।